हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे और यूपी स्पेशल से हमारा सीरीज़ रिलेटेड है फैक्टर 5 का, जिसमें हम लोग मिडवल इंडिया में मुग़ल टाइम पे आ गए थे और हम लोग अकबर के टाइम फ्रेम को ख़त्म कर दिए थे। अब हम जहांगीर और आगे के मुग़ल एम्परर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्दर आपको देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, राइट। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका सबसे बड़ा बेटा जो रहता है, उसका नाम जहांगीर रहता है, वो मुग़ल बादशाह बनता है, राइट। तो जहांगीर जो रहता है ये 1605 से लेकर 1627 तक मुग़ल एम्परर रहता है। तो जहांगीर 1605 में अकबर की मौत के बाद ये बादशाह बनता है। होता क्या है कि 1605 से पहले ये अकबर के ख़िलाफ़ विद्रोह कर देता है, जिसमें ये अबुल फ़ज़ल के असासिनेशन करवाता है, ठीक है। अबुल फ़ज़ल आपको पता होगा कि अकबर के टाइम का एक नवरत्न था, तो इसकी हत्या करवा देता है जहांगीर विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। वीर सिंह बुंदेला की मदद से इसकी हत्या करवा देते हैं। अब क्या होता है कि ये तो खैर इसका बैकग्राउंड हुआ, तो और ये सब इसका विद्रोह चलता रहता है। तो फिर 1605 में जब ये इंडिया का एम्परर बनता है, तो ये अपना कॉरोनेशन आगरा में करवाता है और ये अकबर की पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। इसे जो है पेंटिंग का बहुत शौक़ रहता है, पेंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इसके टाइम पे काफ़ी मशहूर पेंटर्स आते हैं और पेंटिंग जो स्टाइल ऑफ आर्ट रहता है वो इसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड। कई कई सारे इसके टाइम पे कैंपेनिंग होता है, जिसमें कि अगर हम अगेन बात करें तो बहुत सारे इसके टाइम पे कैंपेन होते हैं, जिसमें कि दक्कन के रिलेटेड कैंपेन होते हैं और नॉर्थ वेस्ट में इसके कई सारे कैंपेन्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये 12 रॉयल डिक्रीज़ यानी कि शाही फरमान जारी करता है, जिन्हें जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है, यानी दस्तूर ए अमल यही है। और ये चीज़ तब जारी करता है जब ये तख्त हासिल करता है। दीज रॉयल डिक्रीज इंक्लूडेड द एवोल्यूशन ऑफ तमगा टैक्स। तो तमगा टैक्स का जो है वो ख़त्म करने में इसी डिक्री का हाथ रहता है। द प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लिकर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स इंस एंड मॉल्स ऑन रोड साइड, अ बैन ऑन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ऑन थर्सडे डे ऑफ जहांगीर कॉन्वोल्यूशन एंड संडे डे ऑफ बर्थ ऑफ अकबर। तो ये सारे काम वो कई सारी चीज़ें करता है जो कि जनमानस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसने जंजीर आदिल नाम की एक चेन इस्टेब्लिश की थी, जिसे चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जंजीर आदिल, जो कि शाहबुर्ज आगरा फोर्ट में हमें देखने को मिलता है। इसका मकसद ये था कि जो भी जिसको भी इंसाफ चाहिए होता था, वो किसी भी टाइम इस जंजीर को खींच के इंसाफ हासिल कर सकता था, ठीक है। तो ये इसकी जंजीर आदिल हैड 60 वेल्स इन इट, और इसमें 60 वेल थी। और जहांगीर ऑल्सो अपॉइंटेड अ पर्सन कॉल्ड श्रीकांत एज जज फॉर हिंदूज। श्रीकांत नाम के बंदे को इसने हिंदुओं का जज बना रखा था। जहांगीर सन खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम सून आफ्टर ही बिकम द एम्परर। जहांगीर एग्जीक्यूटेड द 5th सिख गुरु अर्जुन देव फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ खुसरो। तो खुसरो जो था वो जहांगीर का बड़ा बेटा था, ठीक है, और ये इसके खिलाफ़ बगावत कर दिया था। तो इसको सज़ा इसको जो पनाह दिए थे अर्जुन देव, उनको सज़ा देने के लिए जहांगीर ने उनको एग्जीक्यूट करवा दिया था। लेटर खुसरो वॉज किल्ड बाई जहांगीर
अदर सन खुर्रम, ठीक है। बाद में खुसरो की शाहजहाँ द्वारा, या जिसे खुर्रम कहा जाता है, खुर्रम या शाहजहाँ जो भी आप समझ लीजिए, इसे खुसरो को मार दिया जाता है शाहजहाँ द्वारा। और इसका जो मकबरा हमें देखने को मिलता है खुसरो बाग में देखने को मिलता है, जो कि प्रयागराज में आपको देखने को है। फिर उसके बाद जहांगीर जो है एक विधवा से शादी कर लेता है जिसका नाम मेहरुन्निसा रहता है, और बाद में इसे नूरजहाँ कहा जाता है, ठीक है। ये मुग़ल एम्पायर की सबसे पावरफुल महिला रहती है, और इसके शादी से मतलब जहांगीर से नूरजहाँ शादी से पहले तक जहांगीर अपने सारे काम खुद ही करता था, लेकिन इसके बाद ये इसके प्रभाव में आके राजनीतिक रूप से थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। कहा जाता है इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे तुझके जहांगीरी कहा जाता है, और ये फारसी भाषा में लिखे थे, ठीक है। और अपनी बायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसके टाइम पे जो गुलाब थे उससे इत्र बनाने का जो तरीका था वो भी डेवलप हो चुका था, और ये काम किया था नूरजहाँ की माँ असमत बेगम द्वारा। तो इस चीज़ का जिक्र हमें उसकी जो किताब है आत्मकथा उसमें देखने को हमें मिलता है। फिर शाहजहाँ की अगर हम बात करें तो 1628 से लेकर 1658 तक आपका 30 साल ये रूल करता है। और जब ये रूल करता है तो इसके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ये अपने कई सारे भाइयों को मार के गद्दी पे हासिल बैठता है। नूरजहाँ को ये लाहौर में पेंशनर के तौर पे भेज देता है, और शाहजहाँ स्टेबलाइज न्यू डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट हिंदू इनटू इस्लाम, और ये एक हिंदुओं को इस्लाम में बदलने के लिए एक नया अलग से विभाग स्थापित करता है। गायों के ऊपर जो बैन लगा हुआ था, गायों को काटने का बैन, वो हटा दिया था इसने। और इसने क्या किया था, शाहजहाँ प्रोहिबिटेड हिंदूज फ्रॉम हैविंग मुस्लिम एज देयर स्लेव्स। तो हिंदुओं को इसने मुसलमानों को दास बनाए रखने से एकदम उस पर मनाही लगा दी थी। शाहजहाँ की जो विवाह हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो कि मुमताज़ महल जिसे कहा जाता है। और मुमताज़ महल जो है 1631 में मर गई थी, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था आगरे। और ये ताजमहल एक आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है, ठीक है। संगमरमर का बना हुआ है, और ये आगरा में, और ये सिर्फ यूपी की नहीं, ये देश की पहचान इसे माना जाता है, राइट। शाहजहाँ पीरियड सॉ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा। कुल मिला के बात ये है कि शाहजहाँ के टाइम पे आपको कई सारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिल्ली का लाल किला हो गया, राइट। मोती मस्जिद हो गई दिल्ली आगरे की, और आगरे का ताजमहल हो गया, राइट। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जो उसने बनवाई थी, ठीक है। फिर कहा जाता है कि ही अपॉइंटेड पंडित जगन्नाथ हु वाज अ राइटर ऑफ गंगा लहरी एंड गंगाधर एज इज रॉयल पोएट, राजकवि। गंगाधर को इसने अपना राजकवि बनाया था। और ड्यू टू ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, शाहजहाँ इज रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड ऑफ मिडल हिस्ट्री। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से इसके काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई सारे फॉरेन विजिटर्स या विदेशी यात्री भारत में आए थे इस टाइम पे, जैसे टैवर्नियर हो गया, बर्नियर हो गया, मनुची हो गया, मुंडी हो गया, पीटर मुंडी। तो ये सारे सब आए थे। बर्नियर जो था वो फिजिशियन था, टवर्नियर जो था वो सराफा था, मतलब ज्वेलर था। मनोची और मुंडी जो थे वो सब यात्री थे जो आए थे। मनूची ने अपनी किताब जो है स्टोरियो द मुगर में इस पूरे यात्रा का जिक्र किया है। फिर औरंगज़ेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगज़ेब बेसिकली जो है आपका 1658 से लेकर 1707 तक मुग़ल एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह बन के निकलता है।
और अपने सभी भाइयों को मार के ये 1658 में मुगल बादशाह बन के हम आता है। इसका जो नाम रहता है 1600, Aurangzeb crowned himself as the emperor in 1658 after putting his father and Emperor Shah Jahan in the dungeon. Aurangzeb showed religious intolerance and bigotry during his reign. तो काफ़ी कट्टर किस्म का ये बादशाह था, ठीक है। और इसने अपने पिता, एक तो अपने पिता को इसने वो जेल में डलवा दिया था, दूसरे अपने भाइयों को मार के अपने तख्त हासिल किया था, तीसरे काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट और धर्मांध व्यक्ति ये था, ठीक है। नौरोज़ और सूर्य पूजन पर ये काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती और ये जो है कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जो कि एक कट्टर मुसलमान करता है। एक ही ऑर्डर्ड डेमोलेशन ऑफ मेनी हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडिंग फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड केशवराज टेम्पल इन मथुरा। तो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराज मंदिर का विध्वंस करने में भी इसी ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो कुल मिला के ये टेम्पल डिस्ट्रॉय के नाम से ये बंदा जाना जाता है, ठीक है। इसने जो तीर्थ यात्रा कर इसे फिर से लगा दिया था और इसने सती की प्रथा पे भी, जो सती चलती थी उस पर भी बैन लगा दिया था। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है पंडारी जो टैक्स होता था, चोंगी जिसे कहा जाता था, वो भी हटा दिया था। रोड टैक्स भी हटा दिया था और अबवाब टैक्स भी लगा दिया था, हाँ हटा दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की थी और इसी वजह से इसको कई सारे कई सारे युद्ध झेलने पड़े, जिसमें से मराठों से काफ़ी लंबे समय तक इससे युद्ध हुआ था। जो शिवाजी था मराठों का लीडर जो था, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट बंदा था और इसकी टैक्टिक्स काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो ये औरंगज़ेब को काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ था, ठीक है। During his reign, Mughal had to face a Sikh rebellion as well. Aurangzeb captured and killed the 9th गुरु तेग बहादुर इन दिल्ली। तो सिखों से भी इसका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चलते रहता था और बहुत लंबे संघर्ष के बाद गुरु तेग बहादुर को इसने दिल्ली में एग्जीक्यूट करवा दिया था। और इससे क्या हुआ कि मुग़लों और सिखों में भी काफ़ी लंबे समय तक जो युद्ध था वो चलते रहे और खालसा पंथ का स्थापना की गुरु गोविंद सिंह द्वारा, ठीक है। खालसा पंथ जो है वो मुग़लों के खिलाफ एक फोर्स खड़ी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। औरंगजेब्स रिलीजियस बाइगोटरी हैड इनिशिएटेड फ्रैक्शंस इन हिज वास्ट एम्पायर। तो इसकी जो रिलीजियस बाइगोटरी थी, जो इसकी धर्मांधता थी, इस वजह से इसका साम्राज्य टूटने के कगार पे आ गया था। इसके अलावा इसकी मृत्यु के बाद और औरंगज़ेब जैसा कोई भी तगड़ा ताकतवर शासक नहीं था जो कि मुग़ल साम्राज्य को संभाल सके। और इसकी मौत के ठीक बाद 1707 के बाद मुग़ल साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। मुग़ल रूलर आफ्टर औरंगज़ेब आर नोन एज लेटर मुगल्स। सम ऑफ द लेटर मुग़ल आर नोन एज बहादुर शाह, जहादर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, ठीक है, आलमगीर सेकंड और शाह आलम। ये सब लेटर मुगल्स इन्हें कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो कुल मिला के बात यह है कि मुग़लों की जो ताकत थी वो सिर्फ 1707 तक इफ़ेक्टिव रही थी इंडिया में। उसके बाद से जो मुग़ल ताकत थी वो लगातार डाउनवर्ड में जाती रही और फिर उसके बाद नई रीजनल पावर्स जो थी वो अब हमें सामने देखने को मिलती है। तो जो नई रीजनल पावर्स हमें देखने को मिलती हैं वहीं आगे चलकर जो अंग्रेज आएंगे तो उनसे हमें उनके साथ उनका संघर्ष होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजनल पावर हमें देखने को मिलता है नवाब ऑफ अवध है, ठीक है। तो अवध इन उत्तर प्रदेश वाज द प्रोविंस सूबा ऑफ मुगल एम्पायर। द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खान बुरहानुल मुल्क एज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का गवर्नर बनाया था और इसे जो है यही बाद में आगे चलकर अवध राज्य का पहला नवाब बनता है, ठीक है।
सादत खान। तो Khan started as a new revenue settlement in 1723 intended to curb corruption and give the relief to the farmers। तो जब सादत खान अवध के नवाब के तौर पे अपना ताकत संभालता है तो किसानों के लिए कई सारे अच्छे काम करता है और जो ज़मींदार होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है। Khan invited Nadir Shah to attack India in 1739. However, he committed suicide as he was not able to pay Nadir Shah promise। तो कुल मिला के ये है कि ये 1739 में नादिर शाह को इनविटेशन भेजता है कि वो दिल्ली पे हमला करे। हालांकि नादिर शाह जब इससे पैसा मांगता है तो ये सुसाइड कर लेता है क्योंकि इसके पास इतना पैसा रहता नहीं है कि वो उसको संभाल सके। ठीक है, तो सादत खान की मौत के बाद उसका जो भतीजा रहता है और उसका जो दामाद रहता है सफदरजंग, वो अवध का नवाब बनता है। राइट, तो सफदरजंग जो है वो मुग़ल दरबार में वज़ीर भी रहता है और मोहम्मद शाह का वज़ीर माना जाता है। सफदरजंग डाइड इन 1754 AD और इसके बाद इसका जो सफदरजंग डाइड इन 1754 एंड शुजा-उद-दौला वाज मेड नवाब ऑफ। ठीक है, तो शुजा-उद-दौला को फिर नवाब बना दिया जाता है सफदरजंग के बाद। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ एक मुग़ल एम्परर के साथ और बंगाल का जो मीर कासिम रहता है उसके साथ एक बातचीत शुरू करता है और उसमें फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764 होता है, जिसमें कि आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि 1765 में होती है। तो इस ट्रीटी के तहत आपका जो एक अवध को एज अ बफर स्टेट बना दिया जाता है और बफर स्टेट के बनने से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठों और इनके बीच में एक ऐसा राज्य मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके अलावा शुजा-उद-दौला गॉट हिज किंगडम बैक बट ही हैड टू पे 50 लाख रुपीज़ टू द ब्रिटिश एज अ वॉर इंडेमनिटी। तो शुजा-उद-दौला को उसका राज्य तो मिल जाता है लेकिन इसके एवज में इसे 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना इसे देना पड़ता है। आसफ-उद-दौला बिकेम नवाब ऑफ अवध आफ्टर शुजा-उद-दौला। आसफ-उद-दौला ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ। तो शुजा-उद-दौला के बाद जो अगला नवाब बनता है वो आसफ-उद-दौला बनता है और आसफ-उद-दौला ही वो नवाब रहता है जो फैज़ाबाद से लखनऊ की राजधानी स्थापित करता है अवध की। वाजिद अली शाह वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। डलहौजी अनेक्स अवध ऑन द चार्जेस ऑफ माइल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो कुशासन के आधार पे अवध राज्य का विलय करता है ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी और इस तरह से अवध राज्य की कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अगला हम मनसबदारी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।